हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जो देखा है वो क्या क्या देख लिया है। हमने देखा है कि कैसे हम पाइपलाइन को मैनेज करते हैं, कैसे हमने पाइपलाइन को लेकर आए, किस लिए लेकर आए, टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस, है ना। पाइपलाइनिंग में भी हमने देखा कि कैसे अर्थमेटिक पाइपलाइन ला सकते हैं जब हमारे पास अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस है, और हम उसे कैसे सब ऑपरेशंस में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे हम इंस्ट्रक्शंस की पाइपलाइन बना सकते हैं बेस्ड ऑन कि वो किस किस फेजेस से होकर गुजरता है। एक इंस्ट्रक्शन फैच होता है, डिकोड होता है, उसके ऑपरेंड्स फैच होते हैं, एग्जीक्यूट होता है, उसका रिजल्ट मेमोरी में जाता है। तो ऐसे जितने भी फेजेस है उसके बेसिस में हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस की पाइपलाइन बना सकते हैं। अब आती है हमारे पास में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जहां पर हमारे पास में जो डेटा है वो खुद ही एक अदर फॉर्म का है। किस टाइप का डेटा है? वो डेटा है हमारा वेक्टर फॉर्म का, है ना। तो वेक्टर फॉर्म जो है वो किस टाइप का डेटा है? तो इस तरीके से कुछ डेटा है। अब वेक्टर फॉर्म का डेटा होने से क्या दिक्कत है? ये तो हमने SIMD की बात करी थी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, बट ये डेटा जो है ये बहुत ह्यूज है ना। ये इतना ज्यादा है और इस पे जो कंप्यूटेशन लग रहा है, देन इट विल बिकॉज द साइज ऑफ डेटा इज टू ह्यूज। तो जो ऑपरेशंस या एंड रिजल्ट है उसको लाने के लिए अगर हम हमारे ट्रेडिशनल वे से जाए, है ना, या ट्रेडिशनल सर्किटरी रखे, तो वो क्या हो जाएगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो फॉर नाउ अभी तक हमने देखा इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, जहां हमने फेजेस, इंस्ट्रक्शन फेजेस के बेसिस पे पाइपलाइन करा, और अब हम बात कर रहे हैं डेटा लेवल पैरेलल। तो ये जो डेटा है ये क्या है, हमारा बहुत बड़ा साइज का डेटा है। और अगर हम इस डेटा की बात करें, ये मैट्रिक्स के फॉर्म्स में है या ये वेक्टर्स के फॉर्म में है, इन डेटा को अगर हम हमारे ट्रेडिशनल रजिस्टर्स में स्टोर करें और उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो इवन आफ्टर पुटिंग पाइपलाइन द, अगर हमने इनके लिए सफिशिएंट या बोलना चाहिए डेडिकेटेडली सर्किटरी नहीं रखी, तो अगर हम ट्रेडिशनल पाइपलाइन में भी जाएंगे तो बहुत ज्यादा हमें टाइम कंज्यूम करेगा। इसीलिए हम बात कर रहे हैं किसकी, डेटा लेवल पैरेललिज्म की, जहां हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हमारे डेटा को हम पैरेलली लेकर आ सकते हैं, उसको एक ऐसे डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम में रख सकते हैं जहां पर उससे जो उसकी क्या बोलना चाहिए क्वालिटी है ना, उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें, ताकि जब डेटा पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वो क्या हो, टाइम कम लगे। उसके पहले हम बात करते हैं हमारे फ्लिंस क्लासिफिकेशन की। तो बिफोर गोइंग इन डिटेल कि कैसे हम वेक्टर प्रोसेसिंग की करते हैं और वेक्टर प्रोसेसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, हम पहले देखते हैं फ्लिंस का क्लासिफिकेशन। तो फ्लिंस ने हमें हमारी मशीन और उसमें आने वाले डेटा के अकॉर्डिंग कुछ क्लासिफिकेशन दी। क्या क्लासिफिकेशन है? सबसे पहला है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। आपके पास में एक इंस्ट्रक्शन है, आपके पास में है ऐड, और आपके पास में डेटा है R1, R2, R3। एक डेटा है, एक डेटा है दोनों में, और उसका रिजल्ट स्टोर हुआ, ठीक है। तो ये जो है आपके पास में सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, जिसकी हमने बात पहले भी करी थी, है ना, कि जहां पे हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास में कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शन आए हैं, है ना, कि आई की जो वैल्यू है वो 1 से n तक वेरी करेगी, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। सॉरी मल्टीपल डेटा, ठीक है, ये डिस्कस कर लेते हैं। मतलब आपके पास में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं और हर इंस्ट्रक्शन पे क्या है, मल्टीपल डेटा। तो एक एक पे अलग अलग डेटा है ना। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए आप कि ऐड के लिए AI BI CI, मल्टीप्लाई के लिए PI RI SI। तो इस तरीके से है ना, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है आपके पास में और मल्टीपल डेटा है। और लास्टली जो है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डेटा। तो ये यूजुअली बहुत रेयर है कि जहां पे हमारे पास में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है, ऐड है, डिवाइड है, और भी कोई XYZ इंस्ट्रक्शन है और हर इंस्ट्रक्शन में हमने एक ही डेटा पास कर रखा है, R1 R2 R1 R2 R2, है ना। तो इस टाइप के अगर हमारे पास में फ्लिंस ने क्लासिफिकेशन दिया है बेस्ड ऑन दी इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कि हमारे पास में अगर कुछ इस तरीके से डेटा है ना, और ये डेटा जो है वो बहुत ह्यूज हो, है ना, तो उस केस में हम लोगों को क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डेटा लेवल पैरेललिज्म। और ये कब हमें मिलता है, जब हमारे पास में ऐसी एप्लीकेशंस हैं जैसे कि हम बात करते हैं, है ना। तो नाउ इन वेक्टर प्रोसेसिंग वी आर टॉकिंग अबाउट SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, जो कि क्या एक्सप्लॉइट करता है, डेटा लेवल पैरेललिज्म, है ना। मैं DLP से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये आपको मैट्रिक्स ओरिएंटेड एप्लीकेशंस में देखने को मिलेगा। तो मैट्रिक्स ओरिएंटेड एप्लीकेशंस, साइंटिफिक एप्लीकेशंस, आप बात करिए आपकी वेदर फॉरकास्टिंग, आपकी इमेज प्रोसेसिंग, साउंड प्रोसेसिंग। तो ये सब जो है ये क्या है आपकी, ये और भी कई ऐसी एप्लीकेशंस है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, या वेदर से रिलेटेड, या फिर हमारे अदर एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स, जहां पर हमारे पास में मल्टीपल कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम को जनरेट कर रहे हैं, या एक प्रॉब्लम का मल्टीपल इनपुट्स है ना। तो वहां पर हमको क्या दिखता है कि हमारा जो डेटा है वो काफी ज्यादा है, और हमें उसको एनालाइज करने के लिए, है ना, वी कैन नॉट गिव दैट मच टाइम जो कि हमारी नॉर्मल सर्किटरी में लग रहा है। तो अगर सिंपल सिर्फ ऐड R1 R2 R3 सब ऐसे करके एक एक इंडिविजुअल को लेकर आ रही हूँ, और यहाँ पर मेरे पास में थाउजेंड्स ऑफ डेटा है, तो यही एक पाइपलाइन को भी मेरे को क्या लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम होगा। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, SIMD यूज करना पड़ेगा। SIMD मतलब कि हम किस तरीके से हमारे डेटा लेवल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डेटा लेवल पैरेललिज्म को आइडेंटिफाई करके उसे क्या कर सकते हैं, उसके लिए इंडिविजुअली सर्किटरी बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा, तो SIMD जो है वो हमारा MIMD जो है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, यूजुअली क्या होता है कि हम इसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को भी फेच कर रहे हैं और मल्टीपल डेटा को भी फेच कर रहे हैं। तो जब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस और मल्टीपल डेटा आ रहा है तो उसके लिए जो सर्किटरी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं सिंगल इंस्ट्रक्शन पे मल्टीपल डेटा फेच कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ डेटा के लिए डेटा फेच करने का एक अलग से सर्किट बनाना पड़ेगा, दैट इज कंपैरेटिवली मोर एफिशिएंट देन हैविंग मल्टीपल सर्किटरी फॉर कैलकुलेशंस एज वेल। ठीक है,
तो SIMD जो है वो मोर एफिशिएंट है, मोर एनर्जी एफिशिएंट है किससे, MIMD से। क्यों? क्योंकि MIMD में ना केवल हमें डेटा फेच करने के लिए मल्टीपल डेटा फेच करने के लिए सर्किटरी चाहिए, बट उसको प्रोसेस करने के लिए भी मल्टीपल सर्किटरी चाहिए। लेकिन SIMD में हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो मल्टीपल डेटा आ रहा है उसके लिए हमको सिर्फ सिंगल सर्किटरी, तो सर्किटरी विल बी कॉमन, बस डेटा हमारा क्या होगा, मल्टीपल। तो उसे हम यूजुअली कहाँ यूज करते हैं, उसे हम यूजुअली यूज करते हैं हैंडहेल्ड डिवाइसेस में, किसे, SIMD को। और क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उसमें फेचिंग के लिए हमें केवल एक्स्ट्रा सर्किटरी चाहिए, प्रोसेसिंग के लिए हमें एक्स्ट्रा सर्किटरी नहीं चाहिए। अब हम वेक्टर आर्किटेक्चर को देखते हैं कि किस तरीके से वेक्टर आर्किटेक्चर वर्क करता है। तो हम जब बात कर रहे हैं वेक्टर आर्किटेक्चर की, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो बेसिकली हमारे पास में जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना, और है ना, तो ये हमारा V1 से VI कुछ इस तरीके से हमारा डेटा है। ये वेक्टर फॉर्म का डेटा है ना, और ये आई की रेंज हमारी बहुत ज्यादा लार्ज है ना। और अगर हमारे पास में एक सिंगल यहाँ पर दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हमारा एक और वेक्टर हो सकता है ना, जिसका साइज वी कुछ VN हो, है ना। तो हमें क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या तो हम एक वेक्टर और एक स्केलर डेटा इन दोनों पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जब हमारे पास में डेटा है, जहां पर डेटा में हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे हम मल्टीपल डेटा को फैच कर सकते हैं, एक सर्किटरी में डाल सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं, तो वहीं हम किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर आर्किटेक्चर की या वेक्टर ऑपरेशंस की। वेक्टर आर्किटेक्चर के लिए हमारे पास में कुछ मस्ट पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या है और हमें कैसे पैरेलल करना है इस वेक्टर ऑपरेशंस को, वो हम पहले नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जो रिक्वायर्ड है, हमें क्या चाहिए, रीड सेट ऑफ डेटा, है ना। तो हमारे पास में जो डेटा है वो बहुत ज्यादा है, उसको हमको कहाँ रखना है, इनटू वेक्टर रजिस्टर्स, है ना। तो वेक्टर रजिस्टर्स में हमें डेटा रखना है। तो अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो हम फ्लोटिंग पॉइंट या इंटीजर रजिस्टर्स, जिसमें एक रजिस्टर 32 बिट का या 64 बिट का है, जो भी आपका साइज है, वो आपका एक रजिस्टर हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमको जो डेटा है उसको रीड करके कहाँ रखना है, वेक्टर रजिस्टर में। तो ये वेक्टर रजिस्टर किस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें मल्टीपल वर्ड्स होंगे। और एक मान लीजिए एक 64 साइज का वेक्टर है, अगर ये एक 4 बाइट का है तो टोटल हमारे पास में कितने बाइट हो जाएंगे, 64 इंटू 4 बाइट हो जाएंगे। इतना साइज का हम लोग डेटा रख सकते हैं किसमें, वेक्टर रजिस्टर में। वहीं अगर फ्लोटिंग पॉइंट या इंटीजर रजिस्टर की बात करूं जो कि 4 बाइट का होगा, तो वो मैक्सिमम 4 बाइट स्टोर कर सकेगा। लेकिन हमें स्पेसिफिकली वेक्टर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, वेक्टर रजिस्टर चाहिए। देन ऑपरेट ऑन वेक्टर रजिस्टर। तो अभी तक हमारे पास में इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखे हुए थे हमने, अभी तक हमारे पास में इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे थे, ऐड R1 R2 R3, है ना। कभी हमने ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा कि हमें RI और RZ, है ना, और RI और RZ की वैल्यू चाहिए। अगर हमको इस तरीके से भी लिखना होता तो हम क्या करते थे, लूप इंस्ट्रक्शंस यूज करते थे। एक जगह लोड करते थे आई की वैल्यू को, जो कि इनिशियलाइज होती थी 1 से, और उसके बाद में फिर क्या करते थे, उसे इंक्रीमेंट करते जाते थे और लूप करते जाते थे। तो मान लीजिए हमारे पास में 100 अगर ऐसे कुछ वैल्यूज है, तो हमें 100 टाइम्स वो लूप चलाना पड़ेगा, और वो लूप अगर 10 इंस्ट्रक्शन का है तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ हम चाहते हैं कि हमारे पास में डेडिकेट इंस्ट्रक्शंस हो, किसके लिए, वेक्टर रजिस्टर्स पे जो रिजल्ट आए हैं उसको वर्क करने के लिए। तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से एड वी, जो कि एक एड वी नाम का ऑपरेटर ले लिया है मैंने, और उसमें मैं
रजिस्टर की वैल्यू पास करूं, तो मेरा फॉर एग्जांपल ये रजिस्टर V1 है और मैं एक स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना चाहती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा V2, है ना, V2 V1, तो C और V1 का ऐड होके कहाँ चले जाएगा V2 में। तो फॉर एग्जांपल कि ये आपका V2 है और ये आपका V1 है ना, और जो ये C वैल्यू है, तो ये C वैल्यू क्या हो रही है, हर इंडिविजुअल पे ऐड होती जा रही है ना, और स्टोर कहाँ होती जा रही है, यहाँ स्टोर। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन चाहिए हमें जो कि ऑपरेट कर सके किसमें, वेक्टर वाले इंस्ट्रक्शन डेटा पे। देन डिस्पर्स द रिजल्ट बैक इनटू द मेमोरी, डिस्पर्स द रिजल्ट बैक इन मेमोरी। अब क्या है, जो हमारा डेटा हमें क्या करना है, हम लेके आए कहाँ पर से, मेमोरी से, और कहाँ डाल दिया हमने, वेक्टर में डाल दिया। अब यही डेटा जो है, अगर मेरे पास में इकट्ठा वेक्टर आ गया, तो वो पूरा डेटा हमको वापस से कहाँ डालना है, मेमोरी में भी डालना है। तो वो उस पूरे प्रोसेस के लिए, डेटा लेने के लिए और डेटा भेजने के लिए मेमोरी में हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमारे पास में होना चाहिए डेडिकेट सर्किटरी, है ना। देन नेक्स्ट क्या है, सिंगल इंस्ट्रक्शन, सिंगल इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर ऑन वेक्टर डेटा। हाँ, तो अब हमारे पास वेक्टर ऑफ डेटा तो आ गया, लेकिन अब हमारे पास में एक ही इंस्ट्रक्शन है जो कि क्या करे, इस वेक्टर ऑफ डेटा को ऑपरेट करे। मतलब हमारे पास में जो ऑपरेटर्स है वो भी क्या ले सकते हैं, एक वेक्टर ऑफ डेटा एंड टू वेक्टर ऑफ डेटा और सिंगल डेटा, जो भी हमारे पास में रिक्वायरमेंट है ना। तो दो वेक्टर्स भी ले सके, सिंगल वेक्टर भी ले सके, इस तरीके से हमारे पास में जो है ऑपरेटर्स भी वैसे ही होना चाहिए। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है, लोड एंड स्टोर का, है ना। तो हमारे पास में क्या होगा, हमें लोड का करना है, हमें लोड करना है मेमोरी से डेटा वेक्टर में और वेक्टर से मेमोरी में। तो ये वाले जो ऑपरेशन है इनको पाइपलाइन कर सकते हैं, है ना। और पाइपलाइन करना जरूरी क्यों, मानिए कि हमारे पास में ये A है और ये हमारे पास में ये मेरे पास में रिजल्ट है R, है ना। अब मैं A1 से AN तक का मेरे पास में डेटा है, जो कि ऐड होके C में कहा स्टोर होगा, R1 में। तो अगर मैं लोड करना चालू करूं, है ना, तो मैंने क्या किया, लोड किया A1 को, A2 को, A3 को, A4 को, और उसके बाद में क्या करने जा रही हूँ, मैं ऑपरेशन परफॉर्म करने। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसके बजाय मैं क्या कर सकती हूँ, A1 आया, है ना, A1 के बाद में जब मैं A2 को लोड कर रही हूँ तो क्या हो सके, A1 और C ऐड होके कहाँ चले जाए, R1 में। जब A2 आ जाए तो A2 और C ऐड होके कहाँ चल जाए, R2 में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लोड, है ना। सिमिलरली जब ये लोड होके ऑपरेशन हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, R1 हो गया है तो मैं इसको क्या कर दूं, स्टोर कर दूं। जब R1 का के नेक्स्ट में R2 रिजल्ट आए तो वो स्टोर हो जाए। तो दिख रहा है आपको कि लोड और स्टोर दोनों को भी हम क्या कर सकते हैं, पाइपलाइन कर सकते हैं। और ये पाइपलाइन करने से क्या होगा, हमारी जो लेटेंसी लग रही है, जो टाइम लग रहा है हमें डेटा फेच करने के लिए, डेफिनेटली वो भी ज्यादा लगता है मेमोरी से डेटा फेच करने के लिए। और हमें पास में क्योंकि इतना सारा डेटा है, और हम अगर पूरे डेटा को इकट्ठा लेके आए और स्टोर करें, तो ये जो टाइम है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हमने पाइपलाइन कर दिया तो क्या होगा, हमारी मेमोरी लेटेंसी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। टू रिड्यूस लोड एंड स्टोर pipeline to reduce क्या, मेमोरी लेटेंसी। और लास्टली ये लोड लेटेंसी या स्टोर लेटेंसी जो है, जैसे हमने पाइपलाइन की बात करी थी क्या, कि हम जो है हमारे जैसे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बढ़ते जाएंगे,
तो जो हमारा पहले इंस्ट्रक्शन का जो टाइम लगा था वो क्या होगा, डोमिनेट होता जाएगा इस वैल्यू से, है ना। तो जब वो वैल्यू से डोमिनेट होता जाएगा तो हम ओवरऑल अगर अजम्पशन करें, देखें, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितना हमारे सेगमेंट्स है उतना ही हमारा पाइपलाइन स्पीड अप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा पहली के सेगमेंट्स के लिए टाइम टीपी लगा था फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का, वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। किस केस में? जब हमारा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत लार्ज हो जाएंगे। सिमिलरली जब हम बात करते हैं लोड और स्टोर की और हमारे पास में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो जो हमें पहला टाइम लग रहा था डेटा फेच करने का, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करने का जितना टाइम लगा उतना तो लगेगा, लेकिन जब सेकेंड इंस्ट्रक्शन और थर्ड इंस्ट्रक्शन को जब हमने पैरेलली और क्या पाइपलाइन कर दिया, तो उस केस में क्या बोलेंगे हम, एमोटाइज द लोड लेटेंसी। ठीक है, ओवर व्हाट, लोड साइज। तो जैसे लोड साइज हमारा बढ़ेगा, हमारी जो लोड लेटेंसी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास में जो एक वेक्टर आर्किटेक्चर है उसके लिए मस्ट क्या क्या है कि हमारे पास में वेक्टर इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के लिए वेक्टर रजिस्टर्स होना चाहिए, सॉरी वेक्टर डेटा को रीड करने के लिए वेक्टर रजिस्टर होना चाहिए, उन पे ऑपरेट करने के लिए हमारे पास में रजिस्टर्स और इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए, और उसके बाद में जो हमारे पास में उनको लोड और स्टोर करने का जो टाइम है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग पाइपलाइन। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमारा वेक्टर इंस्ट्रक्शंस वर्क करेंगे। अब फर्दर हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास में एक्चुअली एग्जिस्टिंग मॉडल्स जो हैं, जैसे हम बोलते हैं मिप्स आर्किटेक्चर, जहाँ हम क्या बात करते हैं, हमारे पास में इंटीजर रजिस्टर है, फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर है, या उनको लोड और स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस है, और कैसे हम अगर बात करें वेक्टर इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर की, तो वहां पर हमारे पास में क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, और हम कैसे एक इंस्ट्रक्शन को, एक वेक्टर इंस्ट्रक्शन को अगर हम लिखेंगे मिप्स के थ्रू, तो कैसे हमारा पाइप जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लगेगा, और वेक्टर में वही टाइम और इंस्ट्रक्शंस हमारे बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। तो हम अभी बात कर रहे हैं किस तरीके से हम हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है, जो वेक्टर इंस्ट्रक्शंस है या वेक्टर ऑपरेशंस है, उन्हें परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, वेक्टर आर्किटेक्चर चाहिए। और वेक्टर आर्किटेक्चर और एक आप जो हमारा नॉर्मल मिप्स आर्किटेक्चर है उसमें क्या वेरिएशन है, क्या कंपोनेंट्स का वेरिएशन है, या क्या सर्किटरी का वेरिएशन है, और उस वेरिएशन को लाने से इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो हमारे पास में अगर आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे तो एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमारे पास में दो वेरिएबल्स है AI और BI, लेकिन जो I है उसकी वैल्यू कितना है, 1 से 100 तक ट्रेवल कर रही है ना। तो इसको हम देखने से पहले ये देख लेते हैं कि जो मिप्स आर्किटेक्चर है और हमारा वी मिप्स है ना, जिसको हम बोल रहे हैं वेक्टर मिप्स, उसमें क्या क्या वेरिएशंस होते हैं। तो सबसे पहले तो वेरिएशन आएगा रजिस्टर्स में। तो रजिस्टर्स जो होंगे हमारे मिप्स में जो है वो सिंगल वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, है ना, चाहे वो इंटीजर रजिस्टर्स हो या फ्लोटिंग पॉइंट। तो हमारे पास में इंटीजर और फ्लोटिंग दोनों ही रजिस्टर्स जो है एक फिक्स साइज के होंगे से 32 बिट्स, और यहाँ पर हमारे क्या होंगे, वेक्टर रजिस्टर्स। तो यहाँ पर टर्म क्या जाएगी आपकी, वेक्टर रजिस्टर्स। वेक्टर रजिस्टर्स क्या है आपके, जो कि पूरे वेक्टर को होल्ड कर रहे हैं। अब वेक्टर को होल्ड कर रहे हैं तो वो कितने भी, बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर हमारे पास में 8 वेक्टर रजिस्टर, 10 वेक्टर रजिस्टर क्या है ना, और एक वेक्टर रजिस्टर क्या करेगा, मल्टीपल हमारे एलिमेंट्स होल्ड करके रखेगा, है ना। तो 64, 32, 128 कितने आपके एलिमेंट्स है वो हर एक वेक्टर रजिस्टर में होल्ड होंगे बेस्ड ऑन इट्स कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या होगा कि एक वेक्टर रजिस्टर में जो एक सिंगल एलिमेंट है उसका साइज क्या होगा। तो बेसिकली अगर हम वेक्टर रजिस्टर को बोलो तो ये क्या, सेट ऑफ इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर सी है ना। तो इसकी भी कोई साइज होगी, से इसकी साइज हो 64 बिट या 32 बिट, जो भी आपकी साइज, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल यूनिट है ना। तो फंक्शनल यूनिट की हम बात किसको बोल रहे हैं, ऐड, सम, डिलीट, मल्टीप्लाई, जो भी आपको करना है
तो वो क्या हो गई आपकी, वो फंक्शनल यूनिट है ना, क्योंकि इसको सिंगल वैल्यूज होल्ड लेना है तो फंक्शनल यूनिट क्या है हमारी, ए और बी ले रही है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में कैसी यूनिट होना चाहिए, वेक्टर फंक्शनल यूनिट, जो कि हमारे पास में सीरीज ऑफ डेटा को क्या कर सके, एंटरटेन कर सके, है ना। यहाँ पर हमारे पास में सिंपल लोड एंड स्टोर होते हैं, है ना, और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, वेक्टर लोड एंड स्टोर। और वेक्टर लोड एंड स्टोर की हमने बात ही करी थी कि हम उसमें क्या कर लेंगे, उसे हम पाइपलाइन कर लेंगे टू ओवरकम द टाइम टेकन फॉर द डेटा टू ब्रिंग फ्रॉम मेमोरी टू यूनिट्स, है ना। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं ये प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में ए और बी की मल्टीपल वैल्यूज है, टोटल 100 वैल्यूज है, उनका सम होके कहाँ जा रहा है, सी में जा रहा है। तो इट इज काइंड ऑफ वेक्टर जिसका साइज कितना है, 100। इसके लिए अगर मैं एक मिप्स प्रोग्राम लिख रही हूँ तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा आई को 0 तक, है ना। ये जो है ये है हमारा लेबल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे इस ब्लॉक पे आना है या ये ब्लॉक का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आई रीड ए ऑफ आई में वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो बी सबसे पहले मैंने A0 को रीड किया, मैंने रीड किया B0 को, फिर क्या किया मैंने A0 और B0 का एडिशन परफॉर्म किया। यहाँ लकीली जैसे हमने सिर्फ ऐड लिखा है, यहाँ पर हो सकता है एक ऐड और इंस्ट्रक्शन हो जाए जिसमें मैं लिखूँ ऐड CI कॉमा AI प्लस दिस, और फिर उसके बाद में मैंने उसको स्टोर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है स्टोर CI इज टू AI प्लस BI। तो जो वैल्यू AI और BI की है, मतलब A0 और B0 की, वो C0 में जा रही है। फिर मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ आई को, अब आई की वैल्यू 0 से कितनी हो गई, 1। और मैं यहाँ चेक कर रही हूँ अगर आई की वैल्यू 100 से कम है तो मैं कहाँ चले जाऊँ, 20 पर। तो मैं वापस से 20 पे चल जाऊँ, और जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू। तो अगर मैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात कर लूँ तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना, 7, है ना, जिसमें से 6 इंस्ट्रक्शन जो है मेरा 100 टाइम्स चलेंगे, है ना। तो ये 600 इंस्ट्रक्शन होंगे। अब ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बार चलेंगे। इसके बजाय अगर मेरे पास में वेक्टर को हैंडल करने के लिए सर्किट होता या फिर इंस्ट्रक्शंस होते तो मैं सिंपल क्या लिखती, C इज इक्वल्स टू 0 to 100 is equals to A 0 to 100 B 0 to 100। तो सिंगल इंस्ट्रक्शन में मैं कंप्लीट कर पा रही हूँ हमारे क्या, यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लोड करना है, स्टोर करना है, वो 2 इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन उससे ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं लगेंगे मुझे। एक इंस्ट्रक्शन जो कि क्या करेगा, लोड वेक्टर V1 में मेरी वैल्यू फ्रॉम मेमोरी समवेयर, है ना, X। दूसरी लोड V2 में मेमोरी Y से लोड कर रहा है ना। उसके बाद में मैं ऐड V कर रही हूँ, जिसमें मैं कर रही हूँ V3 इज इक्वल्स टू V1 कॉमा V2, और स्टोर कर रही हूँ V3, है ना। तो मेमोरी लोकेशन Z पर V3, है ना। तो मैक्सिमम कितने लगे मुझे, 4 इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि अगर मेरे पास में डेडिकेटेड सर्किट है किसके लिए, टू हैंडल वेक्टर डेटा, तो मैं क्या कर पा रही हूँ, उस वेक्टर के लिए जो इंस्ट्रक्शन लिख पा रही हूँ वो काफी लेस नंबर में है और काफी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि इसको तो एग्जीक्यूट होने में उतना टाइम लगेगा, लेकिन इसके लिए डेडिकेट सर्किटरी है तो इसके लिए समय जो मुझे लगेगा वो कम लगेगा एज कम्पेयर टू अगर मैं यही इंस्ट्रक्शन को किस में रखती, मिप्स में रखती। तो यहाँ आपको ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक नया टर्म है हमारे पास में, वेक्टर ऑपरेशंस। तो वेक्टर ऑपरेशंस क्या है, जो ऑपरेशंस आपके वेक्टर पे हो वो वेक्टर ऑपरेशंस है ना। तो आप एक ऑपरेटर के सामने, है ना, जो भी ऑपरेंड्स रख रहे हो, अगर वो वेक्टर है तो उसको हैंडल करने के लिए जो ऑपरेटर है वो भी कैसा होना चाहिए, वेक्टर टाइप का होना चाहिए। तो वो हम देखते हैं कैसे। तो हमने अभी तक जो देखा उसमें अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज
वेक्टर ऑपरेशन, है ना। वेक्टर आर्किटेक्चर में हमारे पास में क्या है, वेक्टर ऑपरेशंस। वेक्टर ऑपरेशंस क्या है, जब हमारे पास में डेटा ही कैसा आ रहा है, वेक्टर फॉर्म में, तो उसे हैंडल करने के लिए हमारे पास में जो ऑपरेटर्स थे, जो सर्किट थे, वो भी क्या होना चाहिए, वेक्टर ऑपरेशंस को हैंडल करने वाली सर्किटरी या ऑपरेटर्स होना चाहिए। तो अभी तक जब हम लिख रहे थे तो हम कुछ इस तरीके से लिख रहे थे, जहां पर हमारे पास में सिंगल इंस्ट्रक्शन है ना, जिसमें सिंगल सिंगल डेटा जा रहा है ना। अब हम जब बात करेंगे वेक्टर ऑपरेशंस की, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, जहां पर आपके पास में दो वेक्टर्स हो, एक वेक्टर और एक स्केलर हो, है ना, या फिर आपके पास में ऐसे ही डिफरेंट ऑपरेशन। तो जब हम वेक्टर आर्किटेक्चर की बात करें तो हमें फंक्शनल यूनिट भी कैसे चाहिए, जो कि वेक्टर को हैंडल कर सके, ताकि जो हमारा ऑपरेशंस हो रहे हैं वो क्या हो, फास्ट हो। ठीक है, तो वेक्टर ऑपरेशंस कुछ नहीं है, जो हमारा डेटा है उसको हैंडल करने के लिए, क्योंकि वो वेक्टर में है तो उसे हैंडल करने के लिए हमें वेक्टर ऑपरेटर्स चाहिए। इन वेक्टर आर्किटेक्चर जो हमने देखा, रिक्वायरमेंट क्या क्या है हमारे पास में, हमारे पास में होना चाहिए वेक्टर रजिस्टर्स, जहां पर हम हमारा जो डेटा है उसको रीड कर सके, ला कर रख सके, है ना, क्योंकि इवेंचुअली जो प्रोसेसर है वो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। हमारे पास में वेक्टर ऑपरेशंस होना चाहिए, है ना, जो कि इन वेक्टर रजिस्टर्स पे आई वैल्यूज को ऑपरेट कर सके। हमारे पास में डेडिकेट लोड और स्टोर होना चाहिए, जो कि किस फॉर्म में हो, पाइपलाइन में हो, ताकि क्या हो, हमारी जो अमाउंट ऑफ मेमोरी सॉरी लेटेंसी लग रही है वो रिड्यूस हो जाए। तो विद दिस थ्री हम एक वेक्टर आर्किटेक्चर को यूज कर सकते हैं, और ये हमारा यूज कहाँ होगा, ऐसी एप्लीकेशंस पे जहाँ हमारा डेटा वेक्टर फॉर्म में आ रहा है, चाहे वो मैट्रिक्स हो, चाहे वो हमारा सिंगल वेक्टर हो, और डेटा वेक्टर फॉर्म में हो, लेकिन वो बहुत बड़े साइज का डेटा है, और अगर उस बड़े साइज के डेटा को हम मिप्स आर्किटेक्चर पे या ऐसे आर्किटेक्चर पे डालें जो कि सिंगल डेटा पे उसे लेके आएगा, तो वो एग्जीक्यूट तो कर देगा, है ना, बट उसमें जो टाइम लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा। तो टू ओवरकम दैट टाइम, है ना, इन सच एप्लीकेशंस हम डेडिकेटेड सर्किटरी यूज करेंगे फॉर वेक्टर एप्लीकेशंस, और यहाँ पर हम डेटा लेवल पैरेललिज्म आइडेंटिफाई करेंगे और हम हमारे डेटा को फेच करेंगे।